स्वागत है दोस्तों आपका अपना क्लासेस कुमार क्लासेस में। तो आज आ चुके हैं हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ने के लिए, क्योंकि ग्रेविटेशन चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि हमको न्यूमेरिकल तो लिमिटेड है, क्वेश्चंस तो लिमिटेड है। क्वेश्चंस जो आ रहे हैं बेसिक टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो भी थ्योरी है वो भी काफी इजी है, लेकिन दिक्कत क्या है कैलकुलेशंस पे। तो आज हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी करने वाले हैं और ग्रेविटेशन को स्टार्ट से पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर 10 क्लास 9th ग्रेविटेशन, डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो ग्रेविटेशन जैसे देख रहे हो, ग्रेविटेशन यहां पे देखो आप, वाई आर दे रेसिंग टुवर्ड्स द अर्थ। ये जो आदमी है गिर क्यों रहा है, आ रहा है कि समझ में? बेसिक ज्यादा इस पर टाइम नहीं देंगे, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि ड्यू टू ग्रेविटेशन, आ रहा है कि नहीं समझ में? न्यूटन्स को तकलीफ हुआ होगा ये सब बताने में, लेकिन हम लोग को तकलीफ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी न्यूटन ने बोल दिया है कि एप्पल को जब ऊपर थ्रो करोगे तब भी नीचे ही लौट के आने वाला है, और ऊपर से तो डायरेक्ट नीचे ही आने वाला है। सो व्हाई आर दे रेसिंग टुवर्ड्स द अर्थ? तो एक ही आंसर है, इट्स ग्रेविटी। यहां पे देखो आप, कैन यू इमेजिन स्कीपिंग विदाउट ग्रेविटी? ये पैर जो नीचे आता है यार, किसी नीचे नहीं आएगा। यहां पे देखो, ये आदमी पानी पी रहा है तो पानी नीचे ही आ रहा है, देखो आप हवा में कहां उड़ रहा है। सो इट इज ऑल अबाउट ग्रेविटी। सो इवन ए सिंपल टास्क लाइक ड्रिंकिंग वाटर वुड बिकम डिफिकल्ट विदाउट ग्रेविटी। सो ग्रेविटेशन का इंपॉर्टेंस समझ सकते हो, ग्रेविटी का इंपॉर्टेंस समझ सकते हो। सो हाउ वाज ग्रेविटी डिस्कवर्ड? सो देखो आप, यहां पे न्यूटन है, किसी ने देखा नहीं है इसलिए रिलेट तो कर नहीं सकते हम लोग फेस। देखो अभी एप्पल गिरेगा, देखो सर के बाद पैर पे गिरा है। सो एन एप्पल फेल ऑन न्यूटन, न्यूटन स्टार्टेड टू एनालाइज। देखो आप, सो ग्रेविटी वाज डिस्कवर्ड बाय न्यूटन। सो न्यूटन थॉट फर्दर ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट जस्ट बिटवीन द अर्थ एंड एन एप्पल, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स बिटवीन एनी टू बॉडीज। यहां पे देखो आप, कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लो, उन दोनों के बीच में क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। सो इफ देयर आर टू बॉडीज ए एंड बी, देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। नाउ दिस इज एब्सर्ड। सो यहां पे देखो, यहां पे भी, इफ ए मैन इज वॉकिंग ऑन रोड एंड ए कार इज पासिंग बाई, सो मैन शुड, there is must be a attractive force। यहां पे देखो, planets around earth should get attracted to each other, but we don't see this happening। let's see why। देखो फोर्स जो होता है ना, कभी भी इनविजिबल होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनविजिबल, यू कैन फील दैट फोर्स बट यू कांट सी। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन काफी इंपॉर्टेंट है, और यहां से मैथमेटिकल भी हम लोग करने वाले हैं, इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट्स विथ ए फोर्स which is directly proportional to the product of their masses। yes or no? which is directly proportional to the product of their masses। of one physical quantity increases, other physical quantity also increases। ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन का जो मीनिंग है, डायरेक्टली जो मीनिंग है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन का, कि अगर एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इनवर्सली में क्या होता है कि अगर एक इंक्रीज कर रहा है दूसरा क्या होगा? डिक्रीज करेगा। अब ये हमारा स्टेटमेंट है, अभी हम लोग देखो, इंक्रीजेज अदर फिजिकल क्वांटिटी डिक्रीजेज, दैट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अभी जो स्टेटमेंट है, मुझे इसको लिखना है, मुझे इसे लिखना है मैथमेटिकल फॉर्म में। यहां पे दिया है दो ऑब्जेक्ट, कंसीडर टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2। ये देखो आप, दोनों के बीच में सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस r फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द मास, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द मास। यहां पे जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है? r डिस्टेंस है, ये r डिस्टेंस दिया हुआ है, और दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। आ रहा है कि समझ में? एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। लेट एफ बी द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज, यहां पे एफ दिया हुआ है। दोनों का डायरेक्शन क्या है?
दिस सब्जेक्ट इज अप्लाइंग फोर्स ऑन दिस सब्जेक्ट यहां पे, एंड दिस फोर्स इज ऑल्सो अप्लाइंग फोर्स ऑन दिस सब्जेक्ट। सो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं बट देयर डायरेक्शन इज डिफरेंट। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन है कि अगर एक हमारा मास इंक्रीज होगा तो फोर्स विल आल्सो इंक्रीज। यहां पे देखो M1 और M, तो मास ऑफ अर्थ इज ह्यूज, सो पर्सन गेट्स अट्रैक्टेड टू अर्थ। देख रहा कि नहीं, जो छोटा डोरेमन थे ऊपर से आके इस पे आ गया है। So in a comparison, the earth, the mass of car is negligible, so force of attraction is also negligible. Hence we do not attract object around us. असल में दो ऑब्जेक्ट है तो कंपेयर में अगर एक ऑब्जेक्ट काफी स्मॉल है मास उसका और एक का काफी ज्यादा है तो उसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, काफी निग्लिजिबल होगा। मैथमेटिक्स और फिजिक्स में नो थिंग है ही नहीं, निग्लिजिबल कहने का मतलब जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा बट वी कैन निगलेक्ट दैट वैल्यू, और जिसका इफेक्ट नहीं हो रहा है। अब देखो सेकेंड पॉइंट, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और जब भी डेरिवेशन पढ़ते हैं फिजिक्स का, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, फिजिक्स कैसे है, मैथ जैसा ही है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। फिजिक्स में बस प्रॉब्लम यही है कि हम पढ़ते जाते हैं, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने की बारी आती है हम थक जाते हैं, इसलिए हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। अदरवाइज आप मैथ्स जैसा अगर आप सॉल्व किया, आपने थोड़ी सी मेहनत ज्यादा किया क्योंकि आपको थ्योरी पढ़ना है, डेरिवेशन पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको काफी इजी होने वाला है। तो देखो आप दोनों को हमने कंबाइन किया है। देखो आप, इफ डिस्टेंस इज लेस फोर्स इज मोर, if distance is more force of attraction is less। so दोनों को कंबाइन कर दिया तो where G is यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बार बार मैं बोल रहा हूं, एक दिन में ही पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ना है, लेकिन आपसे मैं बार बार बोल रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी क्वेश्चंस आते हैं, टू ऑब्जेक्ट्स आर गिवन, the mass of one object is m1, the mass of another object is m2, and force acting between them is F. If this force is applying on this object and this F is applying on this object, दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, या और r भी लिख सकते हो आप। तो हमने फर्स्ट जब भी हम लोग पढ़ेंगे, फोर्स इज, दिस इज द साइन ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी, m1 एंड m2 मींस प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। डायरेक्टली का मीनिंग क्या होता है कि इफ मास इज इंक्रीजिंग फोर्स विल आल्सो इंक्रीज। इनवर्सली का मीनिंग क्या होता है, इफ r इज इंक्रीजिंग फोर्स विल डिक्रीज, इफ r इज डिक्रीजिंग फोर्स विल इंक्रीज। जैसे ही मुझे कंबाइन करोगे, जब भी आप कंबाइन करते हो, कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन, जब भी आप कंबाइन करते हो, कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन, जब भी आप कंबाइन करते हो, सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r स्क्वायर। और जब भी इस साइन को आप रिमूव करते हो ना, इस साइन को रिमूव करते हैं, जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी साइन है, तो मुझे एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, उसके लिए काफी एक्सपेरिमेंटल थिंग होते हैं। यहां पे हमने जस्ट क्या लिखना है, g m1 m2 बाई r स्क्वायर, जहां पे f का मीनिंग क्या है, फोर्स है, ये हमारा क्या है, फोर्स। g का मीनिंग क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। m1 एंड m2 आर द मासेस ऑफ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो ये रहा हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, काफी इंपॉर्टेंट है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, फिजिक्स में डरना नहीं है। इफ यू पुट m1 m2 इक्वल टू 1 एंड r इक्वल टू 1, तो ये जो ये है वैल्यू क्या आ जाएगा, f इक्वल टू g हो जाएगा। अगर हमने यहां पे m1 और m2 की जगह पे 1 पुट कर दिया,
आराम से, तो फोर्स इक्वल टू जी हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट विल बी द कंडीशन व्हेन फोर्स इज इक्वल टू जी, कैपिटल जी, फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस के वैरायटी को समझो। यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट मासेस प्लेस्ड एट यूनिट डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 आ जाए, 1 मीटर, दोनों का मास जो दिया हुआ है 1 kg दिया हो, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स विल बी इक्वल टू जी, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी इक्वल टू जी। यूनिट सेम नहीं होगा, आराम में यूनिट सेम नहीं करना है, फोर्स जो होगा वो जी के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा। जैसे फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, आराम समझ में। अभी देखो यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन, सो लेट्स ड्राइव द यूनिट फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मैंने सबसे पहले यही बोला है, यूनिट्स फॉर जी निकालना है मुझे यहां पे। तो सबसे पहले जब भी आपको यूनिट निकालना है, तो मैंने क्या बताया है कि मुझे फोर्स का यूनिट, यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, यूनिट ऑफ फोर्स क्या है यहां पे, यहां पे देखो आप, यहां पे यूनिट ऑफ फोर्स क्या लिखोगे आप, यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, और एन लिखते हो आप। यहां पे यूनिट ऑफ मास क्या लिखोगे, मैंने क्या किया है यहां पे देखो आप, F इजिकल टू ये फॉर्मूला आपने रिमेंबर कर लिया है, Gm1m2/r², ये आपने कर लिया है। अब मुझे इसका यूनिट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, r² को मल्टीप्लाई करूंगा, F इंटू r² लिखूंगा, और यहां पे लिखूंगा m1 m2, और यहां पे आएगा G। अब यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन लिखा है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या लिखते हो आप, यूनिट ऑफ डिस्टेंस मीटर, यूनिट ऑफ मास क्या होता है हमारे पास, केजी। तो यहां पे क्या लिखोगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी स्क्वायर। सो यूनिट ऑफ क्या हो गया ये, सो क्या लिखोगे, यूनिट ऑफ जी इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जब भी मुझे यूनिट डिराइव करना है, क्योंकि फिजिक्स में हम फंसते हैं, कहां पे फंसते हैं, एक तो यूनिट में फंसते हैं, दूसरा कैलकुलेशन में फंसते हैं। तो मुझे ना यूनिट में फंसना है ना कैलकुलेशन में फंसना है। तो करना क्या है यहां पे करना क्या है कि यूनिट ऑफ फोर्स लिखना है न्यूटन, यूनिट ऑफ डिस्टेंस लिखना है मीटर, यूनिट ऑफ मास लिखना है केजी, और सबको यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है। सबसे पहले हमने क्या किया है, जी जब लिखा है तो जी को एज इट इज रहने दो यहां पे, फिर r² को इधर मल्टीप्लाई करना है। जैसे F इक्वल टू, फिर से बता रहा हूं, बार बार सीखना है, बार बार सीखना है आपको। तो r² को इधर मल्टीप्लाई किया, m1 m2 इधर आ गया, और यहां पे क्या लिखने वाले हो, जी लिखने वाले हो। तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, और ऐसे करके आपका क्या आने वाला है, जी का वैल्यू आने वाला है। तो ऐसे करके हम लोग को निकालने वाले हैं। एक बार मैं स्लाइड देख लो आप। ये साइन यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, मीटर है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया, r² है सो मीटर का स्क्वायर लिख दिया हमने, मीटर स्क्वायर। यहाँ पे यूनिट ऑफ मास क्या लिखते हो, केजी लिखते हो, लेकिन केजी स्क्वायर लिखेंगे, केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर। सो मैंने यहाँ पे ड्राइव कर दिया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सो सीजीएस यूनिट ऑफ जी क्या होगा, डाइन, क्योंकि सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, डाइन, और डिस्टेंस क्या होता है, सेंटीमीटर, सो सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। और मास को सीजीएस यूनिट में कैसे मेजर करते हैं, ग्राम में, सो इट विल बी ग्राम, देखो आप, ग्राम स्क्वायर। सो ऐसे करके हमने इस फॉर्मूले को ड्राइव कर दिया है।
अब जो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो द फोर्स दैट, देखो आप, इट इज ग्रेविटी दैट मेक्स लॉन्ग जंप सो डिफिकल्ट। ये देखो आप, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन्स द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन। सो ये पॉइंट को लिखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ द आवर सोलर सिस्टम, द प्लैनेट्स रोटेट एंड रिवॉल्व अराउंड द सन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। The tides are caused due to gravitational force of moon. So ऐसे जितने पॉइंट में दिए हुए हैं, the universal law of gravitation successfully explains the force that binds us to the earth, the motion of the moon around the earth, the motion of the planets around the sun, the tides of the sea due to the moon and the sun. तो इसको आपको लिखना है। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स? Centripetal force means center seeking. Yes or no? What is the meaning of centripetal force? Centripetal force, center seeking, means attraction towards the center. Attraction towards the center. We know that moon is revolving around the earth in circular orbit. This is because of a force directed towards the center of the earth. Centripetal force. In absence of centripetal force, the moon would go tangentially in a uniform straight line. Relationship between SI and CGS unit of gravitational constant. Acceleration due to gravity, value of acceleration due to gravity on the surface of earth. तो G का वैल्यू फाइंड करना है। आ रहा है नहीं समझ में? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ जी, जिसको 5 टाइम्स लिखना है आपको, वैल्यू ऑफ जी काफी इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चंस में यूज होने वाला है। यूनिट में कंफ्यूजन था, उसको डिराइव कर दिया मैंने, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। 5 टाइम्स लिखो आप, वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी 6.67 इंटू 10 के पावर -11। वैल्यू ऑफ जी 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सिक्स 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। वैल्यू ऑफ जी कितना होगा? 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब इसको कंपेयर करना है डाइन से। आरगनेशन, तो डाइन में हम क्या करते हैं, 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है? 10 के पावर 5 डाइन। तो यहां पे देखो न्यूटन के जगह पे लिख दिया 10 के पावर 5, और मीटर स्क्वायर 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है? 100 सेंटीमीटर, जिसको आप क्या लिख सकते हो? 10 स्क्वायर। अब इसका भी स्क्वायर लेना है तो 10 का पावर 4 लिख दिया। 1 केजी इक्वल टू कितना ग्राम होता है? 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम, मीन्स 10 के पावर 3 ग्राम। तो इसका भी स्क्वायर, तो 10 का पावर 6 आ गया। तो सारे कैंसिल करके हमको 6.67 इंटू 10 के पावर -8, ये सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट। और -11 क्या है? हमारा एसआई यूनिट। तो कंफ्यूज नहीं करना है, जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो हमको एसआई यूनिट लिखना है। अगर दिया सीजीएस यूनिट में ड्राइव करने के लिए, तो डेरिवेशन कैसे करेंगे? न्यूटन को चेंज करो पहले डाइन में, सो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 का पावर 5 डाइन। मीटर को चेंज करो सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर इक्वल टू 10 का पावर 2 सेंटीमीटर, दैट इज 100 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर दिया है, इसलिए इसका भी स्क्वायर निकालोगे तो 10 का पावर 4 आएगा। 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम, मीन्स 10 का पावर 3 ग्राम। केजी स्क्वायर दिया है, मीन्स 10 का पावर 3 का स्क्वायर लिखोगे तो 10 का पावर 6 आ जाएगा, और सब्स्टिट्यूट किया है, विल गेट दिस आंसर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, एकदम आराम आराम से करने वाले हैं। एक दिन में टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे इस पार्ट को कंप्लीट करना है हम लोग को। देखो आप नीचे गिर गया बॉल, तो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन का हमको मीनिंग पहले से ही मालूम है आपको, क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी इनटू टाइम। पहले से ही आपको मालूम है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या होता है? टाइम। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, देखो यहां पे मास दिया हुआ है, ये हमारा ऑब्जेक्ट का मास है m स्मॉल m, अर्थ का मास कैपिटल M दिया है, दोनों के बीच में क्या है? फोर्स लगेगा। ये कैपिटल R क्या है? दोनों के बीच में डिस्टेंस है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इक्वल टू mg। आ रहा है समझ में? अब मुझे करना क्या है? दोनों को इक्वेट कर देना है, दोनों तो फोर्स ही है ना, तो जैसे ही दोनों को इक्वेट किया देखो स्मॉल m कैंसल आउट, सो g इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M कैपिटल R स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g? 6.67 × 10⁻11। मास ऑफ अर्थ, उसका भी वैल्यू कांस्टेंट है। R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ स्क्वायर। तो जैसे ही हम कैलकुलेट करते हैं तो आपका वैल्यू ऐसे आ जाता है, देखो आप, रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 10⁻6 किलोमीटर है, मास ऑफ अर्थ क्या है? 6 × 10⁻24 kg, और कैलकुलेट करके हमको क्या मिलता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए हम लोग अप्रोक्सीमेटली 10 लेते हैं। तो आपके लिए होमवर्क भी है कि ये कैलकुलेशन करना है, क्योंकि आप कैलकुलेशन से डर जा रहे हो। डरना क्यों है? ये होमवर्क रहेगा आपको। आ रहा है समझ में? कैलकुलेशन करना है, जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है उसको काफी अच्छे से करना है। देखो ड्यू टू ग्रेविटी ये बॉल नीचे गिर रहा है, आ रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, क्या डिफरेंस है? ये स्मॉल जी एंड कैपिटल जी वर्सेज स्मॉल जी। तो स्मॉल जी क्या होता है? चेंज होता है, इसका वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। मतलब ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कुछ अलग है, मून पे कुछ अलग होगा, बट इसका वैल्यू कांस्टेंट है। इसका वैल्यू भी दिया है, ये ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ दिया है। So the force of attraction between two unit masses placed at unit distance apart from each other, it is the acceleration caused by Earth's gravitational force on any object. तो ये 3 पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं। ये देखो मास एंड वेट, ये लास्ट टॉपिक आज क्या कर रहे हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं बाकी। देखो आप, मास आ रहा है कि समझ? मास कभी भी चेंज नहीं होता है, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ मास कभी चेंज नहीं होने वाला है। आ रहा है कि समझ में? मास कभी भी क्या है? चेंज नहीं होने वाला है। और वेट क्या होता है? वेट इज वेरिएबल। वेट हमारा क्या होता है? वेरी करता है। और मास कभी भी चेंज नहीं होता है, मास कभी भी चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट है मास। और वेट क्या है? वेरी करता है, वेरिएबल है। वेट क्या करता है? वेरिएबल है। और मास क्या है? कांस्टेंट है। Mass is the quantity of matter contained in the object, and weight is the force with which the earth attracts toward its center. Does not change with place, but it will change with place. Unit is kg, CGS unit is gram, and unit is Newton and dyne, CGS unit. So weight is a type of force. Mass is measured with weighing scale, and weight can be measured with this help of W equal to mg. So mass will never change. मास इज फिक्स्ड एवरीवेयर। लंदन जाओ, फ्रांस जाओ, दुनिया के किसी भी कोना में जाओ, चंद्रमा पे जाओ, मून पे जाओ, कोई भी प्लेनेट पे जाओ, मास विल बी ऑलवेज फिक्स्ड। बट ग्रेविटेशन जो जी का वैल्यू है, सरफेस ऑफ द अर्थ कुछ अलग है और मून पे कुछ अलग है। सो डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में बाकी करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।
सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, जो भी आपको क्वेश्चन दिया है बुक का, कैलकुलेशन जरूर करना है। तब तक हम विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद।